मयंक वन विभाग में काम करता था, जिस वजह से आए दिन उसका ट्रांसफर देश के अलग अलग प्रांतों में होता ही रहता था। इस बार भी मयंक का ट्रांसफर आसाम के जंगलों में हुआ था, क्योंकि इस दुनिया में मयंक का और कोई भी नहीं था, जिस वजह से मयंक ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और सीधे आसाम पहुंच गया। आसाम जंगल के वन विभाग में जाकर मयंक ने सबको अपना परिचय दिया और सबसे जान पहचान कर लेने के बाद मयंक को आराम करने की हिदायत दी गई, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और उसे आज रात से ही काम शुरू करना था। मगर मयंक उसे अभी आराम करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, इसलिए उसने एक दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर को पकड़ा और दोनों जंगल देखने निकल गए। मयंक बड़ा ही चंचल किस्म का लड़का था। उसे जब भी कोई चीज समझ नहीं आती थी, वो सामने वाले से बेझिझक पूछता था। खैर, अब उन दोनों को जंगल में घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। दूसरे फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसका नाम हरिदेव था, उसने मयंक को लगभग पूरा जंगल ही घुमा दिया था। सिर्फ एक इलाके को छोड़कर जंगल का पूर्वी इलाका, जो कि बाकी इलाकों से ज्यादा घना और विशाल लग रहा था, जिस पर मयंक ने हरिदेव से पूछा, भैया उस तरफ तो हम लोग गए ही नहीं, चलिए उधर जाते हैं। इस पर हरिदेव बोला, नहीं, गलती से भी उधर मत जाना, उधर खतरा है। इस पर मयंक बोला, खतरा? किसका खतरा? जंगली जानवरों का? इस पर हरिदेव बोला, नहीं, उससे भी बड़ा खतरा, निशी का। पहले तुम चलो वन विभाग, रास्ते में सब बताता हूं। जिसके बाद मयंक और हरिदेव दोनों वन विभाग की तरफ आगे बढ़ने लगे। तभी चलते चलते हरिदेव ने मयंक से कहा, सुनो, तुम अभी इस जगह पर पहली बार आए हो। ये जंगल जैसा दिखता है असल में वैसा है नहीं। मयंक को हरिदेव की बात जरा भी समझ नहीं आ रही थी, जिस पर उसने हरिदेव से कहा, क्या बोल रहे हैं भैया आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस पर हरिदेव बोला, समझने समझाने की बात छोड़ो, तुम बस इतना जान लो कि जंगल के उस इलाके में नहीं जाना है। हालांकि हरिदेव को सब कुछ मालूम था, पर उसने मयंक को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो नया लड़का था, इसलिए हरिदेव कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन शायद हरिदेव को यह पता नहीं था कि उसने मयंक को पूरी बात ना बताकर कितनी बड़ी मुसीबत मोल ली है। खैर, कुछ ही देर में वो दोनों वन विभाग के दफ्तर में पहुंच गए और अपने अपने कमरे में जाकर दोनों सो गए। मगर मयंक, उसके जहन में हरिदेव की बात जैसे छपसी गई थी। वो इतना थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में जरा भी नींद नहीं था। ठीक रात के 9 बजे मयंक और हरिदेव दोनों जंगलों की तरफ निकल गए। चूंकि मयंक नया लड़का था, इसलिए उसे अकेले ना छोड़कर हरिदेव के साथ भेजा गया था। मयंक के हाथों में सिर्फ एक लाठी थी और हरिदेव के पास एक लाठी और वॉकी टॉकी। दोनों जंगल में अंदर की तरफ जा रहे थे। मयंक कभी भी उसी सोच में पड़ा था कि आखिर हरिदेव ने उसे उस तरफ जाने के लिए क्यों मना किया, और ये निशी है कौन जिससे सब लोग डरते हैं। यही सब सोचते सोचते मयंक चले जा रहा था। वो जंगल दिन में जैसा दिखता था, रात के वक्त वैसा बिल्कुल भी नहीं था। रात के अंधेरे में वो जंगल काफी डरावना नजर आ रहा था। हालांकि आसमान पर चांद निकला हुआ था, मगर जंगल में लगे विशाल पेड़ों के कारण चांद की रोशनी जमीन तक पहुंच नहीं पा रही थी। हालांकि उन दोनों के पास टॉर्च था, इसलिए चलने में उन्हें कुछ खासा दिक्कत पेश नहीं आ रही थी। चलते चलते वो दोनों अभी जंगल में काफी अंदर आ चुके थे और अब तक सब कुछ सही चल रहा था।
तभी मयंक ने एक बार फिर हरिदेव से कहा, भैया बताइए ना, कौन है निशी, और कोई जंगल के उस तरफ क्यों नहीं जाता? इस पर हरिदेव ने मयंक से कहा, चुप 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 हो जाओ, रात में उसका नाम मत लो, कल सुबह सब बताऊंगा। अभी हरिदेव ने इतना कहा ही था कि तभी उन दोनों को किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मयंक एकदम से चौंक उठा और उसने हरिदेव से कहा, भैया आपको कोई आवाज आ रही है क्या? कोई रो रहा है ना? इस पर हरिदेव बोला, उस आवाज पर उतना ध्यान मत दो, ये आवाज रोज आती है। मयंक को अब सब कुछ बड़ा अजीब सा लगने लगा था। आखिर कोई किसी बच्ची के रोने की आवाज को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? हो सकता है वो बच्ची किसी मुसीबत में हो। यही सोचते हुए मयंक उस आवाज को गौर से सुनने लगा ताकि वो ये जान सके कि आवाज किस ओर से आ रही है। कुछ देर तक उस आवाज को गौर से सुनने पर पता चला कि वो आवाज उसी तरफ से आ रही है जिधर हरिदेव ने उसे जाने से मना किया था। मयंक को बड़ा अजीब लगा कि आखिर इतनी रात गए जंगल में कौन रो रहा होगा, मगर मयंक को उस रोने वाले की चिंता भी हो रही थी। लिहाजा मयंक उस आवाज की तरफ 2 कदम आगे बढ़ा। अभी मयंक उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा ही था कि तभी पीछे से हरिदेव ने उसे टोकते हुए कहा, रुको मत जाओ, ये उसकी चाल है। मगर मयंक ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उस तरफ जाते हुए बोला, आपको नहीं जाना तो मत जाओ, वहां किसी को मदद की जरूरत है, मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर मयंक जंगल में उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। जंगल का वो इलाका बाकी इलाकों के मुकाबले बहुत ज्यादा घना था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सालों से वहां कोई आया ही नहीं हो। उस इलाके में झींगुरों की आवाजें बहुत ज्यादा तेज थीं और जैसे जैसे मयंक आगे बढ़ता जा रहा था वो रोने की आवाज और भी तेज होते जा रही थी। टॉर्च को इधर उधर घुमाते हुए अभी मयंक आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे अपनी टॉर्च की लाइट में एक पेड़ के नीचे कोई बच्ची बैठी हुई दिखी। वो बच्ची अपना सिर झुकाकर रोए जा रही थी। तभी मयंक उस बच्ची के पास गया और बोला, क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हो? इस पर उस बच्ची ने कोई जवाब तो नहीं दिया मगर उसका रोना बंद हो गया। मयंक ने दोबारा पूछा तो इस बार उस बच्ची ने अपना सिर ऊपर उठाया और मयंक की तरफ देखते हुए बोली, भैया वहां पर किसी की लाश पड़ी है। ये सुनकर मयंक उस बच्ची से चौंकते हुए बोला, कहाँ, किसकी लाश पड़ी है? इस पर बच्ची बोली, आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। इतना बोलकर उस बच्ची ने मयंक का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ जंगलों में अंदर ले जाने लगी। उस बच्ची का हाथ एकदम बर्फ की तरह ठंडा था मगर मयंक ने इस बात पर उतना गौर नहीं किया और उस बच्ची के साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद वो बच्ची रुकी और सामने की तरफ हाथ का इशारा किया। मयंक ने जब उस बच्ची के इशारे की तरफ अपनी टॉर्च घुमाई तो पाया कि वहां औंधे मुंह जमीन पर किसी की लाश पड़ी है। मयंक दौड़कर उस लाश के पास गया और उस लाश का चेहरा जैसे ही मयंक ने अपनी तरफ घुमाया तो उसके होश उड़ गए और वो सर से लेकर पैर तक कांपने लगा क्योंकि वो लाश उसी बच्ची की थी जो मयंक को यहां पर लेकर आई थी। मयंक ने झट से पीछे देखा मगर अब वहां कोई बच्ची नहीं थी। इससे पहले कि मयंक कुछ कर पाता, जमीन पर पड़े उस बच्ची की लाश ने अचानक से मयंक का गला दबोच लिया। उस बच्ची ने मयंक का गला इतनी जोर से पकड़ रखा था
कि वो अपना सिर हिला भी नहीं पा रहा था। अभी मयंक मरने ही वाला था कि तभी हरिदेव 4-5 लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और उनके आते ही वो बच्ची हवा में धुआं हो गई और ऐसे मयंक की जान बच गई। पर वो था क्या, मयंक को आज तक ये पता नहीं चल पाया। काम से मैं एक सेल्समैन हूं, या यूं कहे तो भटकता हुआ एक इंसान हूं, क्योंकि सेल्समैन का काम ही ऐसा होता है, जिंदगी भर यहां वहां ऑर्डर की तलाश में भटकते रहना। उस दिन भी मैं घर से ऑर्डर की तलाश में ही निकला था, मगर लोकल में नहीं, कहीं दूर जाने के लिए। उस दिन मेरा टारगेट था सीतारामपुर, तो मैं ट्रेन पकड़कर सीधे सीतारामपुर पहुंच गया। सीतारामपुर मेरे यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर होगा। हालांकि वो एरिया थोड़ा ऑफ पड़ता है, पता नहीं क्यों मुझे वहां जाने का ऑर्डर मिला। खैर, वहां पहुंचकर मेरा काम शुरू हो गया। जैसा मैंने सोचा था हुआ ठीक उसका उल्टा। यहाँ दुकानें कम जरूर थीं, मगर फिर भी मुझे काफी अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा और आगे चला जाए, और इस तरह से मेरा काम चलता रहा। ऐसे ही ऑर्डर लेते लेते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। काम करने में मुझे उस दिन काफी मजा आ रहा था, क्योंकि उस दिन सच में काम हो रहा था, वरना बाकी दिन तो बस मैं ऐसे ही भटकता रहता हूं। अब तक अंधेरा हो चुका था, पर क्योंकि मुझे ऑर्डर मिल ही रहे थे तो मैं भी रुका नहीं। इसी तरह कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। आखिरकार जब मुझे लगा कि अब बस हो गया, अब घर चलना चाहिए, तो मैं उल्टे पांव स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर जब मैं टिकट काउंटर पर गया और अपने स्टेशन की टिकट के लिए पूछा, तो वहां बैठे कर्मचारी ने कहा, पर सर अब तो कोई ट्रेन नहीं है हसनगढ़ के लिए। मैं चौंक गया कि भला अभी वक्त ही क्या हुआ है जो ट्रेन नहीं है। मैंने कंफर्म करने के लिए उस कर्मचारी से दोबारा पूछा, क्या कोई ट्रेन नहीं है? इस पर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। मैं चिंता में पड़ गया कि अब घर कैसे जाया जाएगा। अब तक तो आखिरी बस भी चली गई होगी। निराश होकर मैं स्टेशन पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। वो स्टेशन इतना छोटा था कि अभी से ही स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। मैंने निराश मन से अपने जेब से मोबाइल निकाला और घर पर फोन करके पूरा मामला बता दिया। घर वालों ने हिदायत दी कि आज की रात मैं किसी होटल में कमरा लेकर रह जाऊं और कल सुबह आराम से घर आऊं। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, मगर अब कोई चारा नहीं है। ऐसे स्टेशन पर अगर रात गुजारने जाऊंगा तो पता नहीं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी। ऊपर से सर पर छत ना होने की वजह से ओस गिर रही थी। खैर, मैं अपनी जगह से उठा और स्टेशन से बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे सुनील, तू यहाँ पर? मैं पीछे पलटा तो पीछे मेरा दोस्त राकेश खड़ा था। राकेश रेलवे में काम करता है और हमारे ही गांव का है, जिस पर मैंने राकेश को कहा, अरे यार, मैं तो यहाँ काम से आया था, पर तू यहाँ पर? इस पर राकेश बोला, मेरा तो यहीं पर ट्रांसफर हुआ है ना, मैं यहीं रहता हूँ। जिसके बाद मैंने राकेश को अपनी सारी दुविधा बताई। मेरी सारी कहानी सुन राकेश बोला, एक काम क्यों नहीं करता, तू मेरे साथ चल, मेरे क्वार्टर में ही आज की रात रह जाना। हालांकि राकेश का सुझाव बुरा नहीं था, जिस वजह से मैं उसकी बात मान गया। राकेश की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, तो हम लोग साथ में ही उसके क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब तक रात के 9:30 बज चुके थे।
ठंड अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी और तब भी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ऑफ एरिया था, जिस वजह से रास्ते पर हम दोनों के अलावा मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। खैर, रेलवे स्टेशन से उसका क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं था, तो कुछ देर पैदल चलने पर ही हम लोग ठीक राकेश के क्वार्टर के सामने खड़े थे। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर एक अकेले आदमी के लिए काफी था। राकेश ने घर का ताला खोला और हम लोग अंदर दाखिल हुए। तभी राकेश बोला, कुछ खाएगा? इस पर मैंने मना कर दिया, मगर राकेश काफी जिद्दी था। मेरे घर पर पहली बार आया है, ऐसा बोलकर उसने मुझे खाने के लिए राजी करवा लिया। मैंने भी ज्यादा नानुकुर नहीं किया, क्योंकि भूख मुझे भी लगी थी। जिसके बाद हमने मिलकर खाना बनाया और खाने लगे। इसी दौरान हमारे बीच मामूली बातचीत शुरू हुई। राकेश अपने घर की बात कर रहा था और मैं अपने घर की। खाना पीना हो जाने के बाद हम लोग सोने की तैयारी में लग गए। चूंकि राकेश के घर पर एक ही सिंगल बेड का पलंग था, इसलिए वो नीचे सो गया और मुझे पलंग पर सोने के लिए बोला। हालांकि मैंने उससे कहा भी कि मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, पर वो नहीं माना। खैर, चूंकि मैं काफी थका हुआ था, जिस वजह से तुरंत ही मेरी आंख लगने लगी। अभी मैं लेटा हुआ ही था कि तभी राकेश बोला, सुनील, रात को अगर बाथरूम जाना हो तो मुझे उठाना, क्योंकि घर में बाथरूम नहीं है, मुझे उठाना जरूर। इस पर अच्छा ठीक है बोलकर मैंने वापस अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद मैं कब नींद के आगोश में चला गया। मुझे कुछ याद नहीं, पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे जोर से बाथरूम आया था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठा, निगाहें घड़ी पर डाली तो समय हो रहा था रात के 1:45 बजे का। मैंने राकेश की ओर देखा तो वो कंबल लपेटकर सोया हुआ था। मैंने सोचा जरा सा बाहर जाने के लिए राकेश को क्या उठाना, अकेले ही चला जाता हूं। लिहाजा मैं पलंग पर से उतरकर दबे पैर दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। खैर, बाथरूम घर के थोड़ी दूरी पर बाउंड्री वॉल के पास था, लिहाजा मैं चलते हुए बाथरूम की ओर जाने लगा। मैं चलकर बाथरूम के पास पहुंचा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम से बाहर निकला और वापस घर की ओर मुड़ने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर पास के बाउंड्री वॉल पर बैठे एक बच्चे पर गई। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, मगर पीछे से तो वो कोई बच्चा ही लग रहा था। तभी मैंने उस बच्चे को आवाज दिया, ए छोटू, उतरो, ये बैठने की जगह है क्या? चलो भागो। मगर इस पर उस बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मैंने दोबारा कहा, ए बच्चे, सुनाई नहीं देता क्या? भागो यहां से। इस बार मेरे इतना कहते ही वो बच्चा मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 काली पुतलियां थी। इतने में ही उस बच्चे ने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसकी जबान काफी लंबी और बाहर लटकी हुई थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। लिहाजा मैंने तुरंत घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर में घुसकर मैंने राकेश को जगाया और उसे पूरी बात बता दी, जिस पर राकेश बोला, मैंने तुझे कहा था मुझे उठाना, तू जानता नहीं, उस बाउंड्री के पीछे कब्रिस्तान है, वहां आत्माएं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।